वेलकम है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल मिशन नर्सिंग में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ें और आंसर दें। विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है सभी रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, तो जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करेंगे। विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग। सुनने की क्रिया के लिए कौन सी कपाल नस जिम्मेदार होती है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। सुनने की क्रिया के लिए प्रक्रिया के लिए कौन सी कपाल नस जिम्मेदार होती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट होगा, CN8। ठीक है, मतलब कि क्रेनियल नर्व 8 आठवीं क्रेनियल नर्व जिम्मेदार होती है, जिसे वेस्टिबुलो कॉक्लियर कहा जाता है फ्रेंड्स, वेस्टिबुलो कॉक्लियर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को देख लें आप लोग। क्रेनियल नर्व 8, ठीक है, आठवीं क्रेनियल नर्व को वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व कहा जाता है, जो सुनने अर्थात कॉक्लियर और संतुलन वेस्टिबुलर दोनों के लिए जिम्मेदार होती है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 2 को और आंसर दें। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे फिर आंसर देंगे कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू एग्जामाइन द ईयर। कान की जांच करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स अच्छे से पढ़ें और आंसर दें कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू एग्जामाइन द ईयर। कान की जांच करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, ओटोस्कोप। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, ओटोस्कोप। एक्सप्लेनेशन को आप लोग देख लें कि ओटोस्कोप एक चिकित्सा उपकरण है। जो ओटोस्कोप है यह एक प्रकार का चिकित्सा उपकरण है जो डॉक्टरों के द्वारा कान की नली और कान के पर्दे की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे संक्रमण, सूजन या फिर अन्य विकार का पता लगाया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 3 को और आंसर दें। फ्रेंड्स बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं। विच इज़ द मोस्ट एक्यूरेट रूट टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। शरीर का तापमान मापने का सबसे सटीक तरीका कौन सा है। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। शरीर का तापमान मापने का सबसे सटीक तरीका कौन सा होता है। गेस करें फ्रेंड्स, सिंपल क्वेश्चन है। रेक्टल, ओरल, एक्सलरी या फिर टेम्पेनिक। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सभी को मालूम है कि सबसे जो सटीक तरीका है वो रेक्टल होता है, अर्थात मल द्वार होता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट है। एक्सप्लेन को आप लोग देख लें कि रेक्टल टेम्परेचर सबसे सटीक और विश्वसनीय तरीका माना जाता है, क्योंकि यह शरीर के कोर टेम्परेचर को दर्शाने का काम करता है। यह मौखिक और कांख अर्थात एक्सिलरी के तापमान की तुलना में अधिक सटीक होती है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 4 को और आंसर दें। फ्रेंड्स बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 को आप अच्छे से पढ़ें। विच हार्मोन्स रेगुलेट्स सोडियम एंड पोटेशियम बैलेंस। सोडियम और पोटेशियम संतुलन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। अच्छे से पढ़ेंगे फिर आंसर देंगे कि सोडियम और पोटेशियम संतुलन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है। एडीएच को ही एंटी डायूरेटिक का हार्मोन्स कहा जाता है और इसका दूसरा नाम होता है वेसोप्रेसिन। ठीक है, एल्डोस्टेरोन, इंसुलिन, कोर्टिसोल। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। सोडियम और पोटेशियम संतुलन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, इसे एल्डोस्टेरोन कहा जाता है। ये सोडियम और पोटेशियम दोनों को कंट्रोल करता है। एक्सप्लेन को देख लें फ्रेंड्स कि एल्डोस्टेरोन एड्रेनल ग्रंथि से निकलने वाला एक हार्मोन्स है जो कि गुर्दों, किडनी और सोडियम में पुनः अवशोषण और पोटेशियम के उत्सर्जन को कंट्रोल करता है। इससे रक्तचाप और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5 को द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया इज। मलेरिया रोग का कारक जीवाणु कौन सा है। सभी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया इज।
मलेरिया रोग का कारक जीवाणु कौन सा है? प्लाज्मोडियम, साल्मोनेला, टाइफी या फिर विब्रियो कॉलेरा या फिर एंटामोएबा, जिसे कहा जाता है एंट अमीबा। ठीक है, बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? एंट अमीबा। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लें और आंसर दें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, प्लाज्मोडियम। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट होगा, प्लाज्मोडियम। एक्सप्लेन को आप लोग देख लें कि मलेरिया एक परजीवी रोग है जो प्लाज्मोडियम प्रजातियों जैसे कि फेल्सीपेरम यानी कि पी फेल्सीपेरम पी वाइवेक्स द्वारा होता है। यानी कि प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा होता है। इसका प्रसार मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। फ्रेंड्स कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकता है 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। यदि आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स हमारी पीडीएफ आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। आप किसी भी राज्य से फ्रेंड्स प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है फ्रेंड्स, एएनएम से रिलेटेड आप किसी भी राज्य से तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, सभी राज्यों के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। यदि आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं या ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। हमारी जो पीडीएफ है फ्रेंड्स 450 प्लस पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि फ्रेंड्स हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 6 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर कि विच कंडीशन शोज अ पॉजिटिव चॉस्टिक साइन। कौन सी स्थिति चॉस्टिक साइन को सकारात्मक दिखाती है? गेस करें फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? विच कंडीशन शोज अ पॉजिटिव चॉस्टिक साइन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, हाइपोकैल्सेमिया। ठीक है, हाइपोकैल्सेमिया मतलब कि कैल्शियम की कमी। एक्सप्लेनेशन को देख ले कि चॉस्टिक साइन एक न्यूरोमस्कुलर उत्तेजना का संकेत है जो कैल्शियम की कमी अर्थात हाइपोकैल्सेमिया में देखा जाता है। इसमें चेहरे की मांसपेशियां इनमें झटका होता है। ठीक है, चेहरे की मांसपेशियों में झटका होता है और जब चेहरे की नस को टैप किया जाता है, जब चेहरे की नस को टैप करेंगे तो इसमें झटका महसूस होता है। ठीक है, ये चॉस्टिक साइन का संकेत होता है फ्रेंड्स, न्यूरोमस्कुलर उत्तेजना का संकेत होता है। ठीक है, और इसमें कैल्शियम की कमी देखी जाती है, कैल्शियम की कमी के कारण ही प्रॉब्लम होती है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 7 को बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? व्हाट इज़ दी फंक्शन ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स। यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स का कार्य क्या होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर कि व्हाट इज़ दी फंक्शन ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स का कार्य क्या होता है, गेस करें, पढ़ें और आंसर दें। सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, जितना हो सके आप लोग आंसर देने की कोशिश करें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट होगा, ब्लड क्लॉट। ठीक है, ब्लड क्लॉट रक्त का थक्का बनाना ये थ्रोम्बोसाइट्स का कार्य होता है। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। एक्सप्लेनेशन को आप लोग देख लें कि थ्रोम्बोसाइट्स मतलब कि प्लेटलेट्स खून की कोशिकाएं होती हैं। ये थ्रोम्बोसाइट्स मतलब प्लेटलेट्स खून की कोशिकाएं होती हैं जो रक्त स्राव को रोकने के लिए रक्त का थक्का अर्थात क्लॉट बनाने में मदद करती हैं या चोट लगने पर रक्त को बहने से रोकती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 8 को इन ब्लड प्रेशर रीडिंग दी डायस्टोलिक प्रेशर इंडिकेट्स। रक्तचाप में या रक्तचाप मापन में डायस्टोलिक दबाव क्या दर्शाता है? बताएं फ्रेंड्स। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, 120/80 mm ऑफ Hg होता है ना, तो ये फ्रेंड्स सिस्टोलिक होता है 120, और जो नीचे का होता है ये 80, इसे डायस्टोलिक कहा जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि रक्तचाप मापने में या मापन में डायस्टोलिक दबाव दर्शाता है, तो ये क्या दर्शाने का काम करता है, ये पूछा गया आपसे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, प्रेशर ड्यूरिंग हार्ट रिलैक्सेशन। यहाँ पे हृदय विश्राम के समय दबाव ये दर्शाता है, नीचे का जो आपका डायस्टोलिक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को आप लोग देख लें कि डायस्टोलिक प्रेशर वह न्यूनतम दबाव होता है, मतलब कि वह कम से कम दबाव होता है, न्यूनतम दबाव होता है जब हृदय आराम अर्थात रिलैक्सेशन की स्थिति में होता है और रक्त को दोबारा भरने की प्रक्रिया करता है।
तो या फ्रेंड्स बीपी जिसे ब्लड प्रेशर रीडिंग का दूसरा और निम्न मान होता है, जैसे कि 120/80 में mm ऑफ Hg में 80, मतलब कि नीचे की बात यहाँ पे की जा रही थी 120/80, ठीक है। तो ये डायस्टोलिक हो गया, ये आपका सिस्टोलिक होता है, ऊपर का सिस्टोलिक। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 9 को और आंसर दें। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। द मोस्ट रिलेबल साइन ऑफ डेथ इज, मृत्यु का सबसे विश्वसनीय संकेत क्या होता है। कैसे पता चलता है फ्रेंड्स कि मृत्यु हो चुकी है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। द मोस्ट रिलेबल साइन ऑफ डेथ इज, गेस करें। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, फिक्स्ड एंड डायलेटेड प्यूपिल्स, स्थिर और फैली हुई पुतलियाँ, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। द मोस्ट रिलेबल साइन ऑफ डेथ इज फिक्स्ड और डायलेटेड पुतलियाँ। क्या होती हैं, जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो जो फ्रेंड्स आपकी जो पुतलियाँ हैं वो फिक्स और फैली हुई होती हैं, ठीक है, डायलेटेड होती हैं। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन को देख लें कि मृत्यु की पुष्टि के लिए सबसे विश्वसनीय संकेत है कि पुतलियों का स्थायी रूप से फैल जाना, ठीक है। कैसा हो जाता है, फिक्स्ड हो जाती है, मतलब कि स्थायी रूप से वो फैल जाती हैं, फिक्स्ड डायलेटेड प्यूपिल से, ठीक है। क्योंकि यह मस्तिष्क गतिविधियों की पूर्ण जो फ्रेंड्स स्थिति होती है, गतिविधि होती है, वो फ्रेंड्स समाप्त को दर्शाता है कि समाप्त हो चुकी हैं। फ्रेंड्स कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 79 85 47 30 42, ठीक है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप PDF परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स आप व्हाट्सएप के जरिए से भी हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 450 प्लस PDF हम आपको प्रोवाइड करेंगे 199 रुपये में। 199 रुपये में हम आपको 450 प्लस PDF प्रोवाइड कर देंगे, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी। फ्रेंड्स आप अगर मार्केट पे जाते हैं तो 199 रुपये में मेडिकल की आपको कोई भी बुक नहीं मिलेगी, ठीक है। 199 रुपये में हम आपको 450 प्लस PDF प्रोवाइड कर देते हैं। और आप किसी भी मार्केट में जाएंगे तो कोई भी मार्केट में आपको बुक अवेलेबल नहीं होगी 199 रुपये में। और हम आपको इतनी 450 जो PDF देते हैं वो सभी ऑथेंटिक होती हैं, ठीक है, और कोई भी एरर नहीं होता है, ठीक है। वैसे तो हम ज़्यादातर जितनी भी हमारी PDF हैं सभी फ्रेंड्स हम जांच करने के बाद ही बनाते हैं। बाय द वे कोई गलती मिस्टेक हो भी जाती है तो उम्मीदें सुधार करने के लिए यदि आप, हम हमेशा बोलते हैं कि अगर कहीं भी छोटी से छोटी भी गलती अगर पाई जाती है तो आप हमें तुरंत स्क्रीनशॉट देकर हमसे पूछ सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम है तो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी मार्केट से बुक सेलर से आप बुक लाते हैं तो आपसे वो कोई गारंटी नहीं लेता है, ठीक है। अगर वहाँ पे किताब में गलतियाँ भी हैं तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि गलती है या फिर नहीं है। अगर यहाँ पे अगर आप PDF परचेज करते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे उसका स्क्रीनशॉट देकर व्हाट्सएप के जरिए से पूछ सकते हैं और हम आपको एडवांस रिप्लाई भी देंगे, ठीक है। इस वजह से हमारा 24 आवर्स फ्रेंड्स सपोर्ट आपके साथ में है, ठीक है। 24 घंटे हम आपके सपोर्ट के लिए हैं। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 है, पढ़ें और आंसर दें कि विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज कॉमनली एसोसिएटेड विद डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। डाइजॉक्सिन विषाक्तता सामान्य रूप से किस इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन से जुड़ी होती है। ये कई बार आपने पढ़ा है, और बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादातर आपने पढ़ा होगा इन सभी क्वेश्चनों को, मैंने पढ़ा भी दिया है, सभी रिपीटेड हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, हाइपोकैलेमिया, ठीक है। हाइपोकैलेमिया मतलब कि फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है कि पोटेशियम की कमी को दर्शाया जाता है, ठीक है। हाइपोकैलेमिया डाइजॉक्सिन की विषाक्तता का जोखिम बढ़ा देता है अगर आपके बॉडी में पोटेशियम की कमी होती है तब, क्योंकि पोटेशियम की कमी से डाइजॉक्सिन हृदय पर अधिक प्रभाव डालता है, जिससे अतालता, जिससे एरिथमिया का खतरा बढ़ता है। चलिए फ्रेंड्स 11 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ें 11 नंबर क्वेश्चन को कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स रेस्पायरेशन। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन को नियंत्रित करता है अर्थात कंट्रोल करता है। गेस करें फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन को कंट्रोल करता है अर्थात नियंत्रित करता है। सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा या थैलेमस। गेस करें फ्रेंड्स, जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, मेडुला ऑब्लांगेटा,
ठीक है, मस्तिष्क का कहा जा रहा है कौन सा भाग श्वसन को कंट्रोल करता है, तो ये आपका मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। एक्सप्लेन को आप लोग देख लें कि मेडुला ऑब्लांगेटा श्वसन, हृदय गति, रक्तचाप जैसे जीवन रक्षक कार्यों को कंट्रोल करता है और यह श्वसन केंद्र का प्रमुख भाग भी होता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 है, 12 नंबर क्वेश्चन है। आप लोग 12 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर देंगे कि विच टाइप ऑफ आइसोलेशन इज नीडेड फॉर अ ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट। टीबी रोगी के लिए किस प्रकार का आइसोलेशन आवश्यक होता है। जो फ्रेंड्स टीबी के रोगी होते हैं उनके लिए पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का आइसोलेशन का मतलब आपको पता होगा, अलगाव की स्थिति। ठीक है, तो हमें बताएं आप लोग क्या होगा इसका राइट आंसर कि टीबी के रोगी के लिए, जिसे टीबी रोग हुआ है उसके लिए किस प्रकार का आइसोलेशन आप लोग देंगे या कौन सा आइसोलेशन आवश्यक होता है। तो इससे फ्रेंड्स एयरबॉर्न आइसोलेशन आवश्यक होता है, वायु रहित यानी कि पृथक्करण। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को आप लोग देख लें कि ट्यूबरक्लोसिस मतलब कि टीबी का संचरण हवा में सूक्ष्म कणों के माध्यम से होता है, इसलिए रोगी को एयरबॉर्न आइसोलेशन में रखा जाता है और N95 मास्क का भी प्रयोग किया जाता है, ताकि जो बैक्टीरिया है, ठीक है, टीबी का जो बैक्टीरिया है ये किसी दूसरे व्यक्ति को संक्रमित ना कर सके, इन्फेक्टेड ना कर सके। ठीक है, इसलिए N95 मास्क का प्रयोग भी करना आवश्यक होता है, क्योंकि खांसने छींकने के माध्यम से भी ये बैक्टीरिया उड़ते हैं, ठीक है, हवा में। चलिए फ्रेंड्स 13 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ें 13 नंबर क्वेश्चन को और आंसर दें कि बेल्स पॉल्सी इन्वॉल्व्स पैरालिसिस ऑफ हिच क्रेनियल नर्व। बेल्स पॉल्सी में कौन सी कपाल नस पश्चाघात से प्रभावित होती है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। बेल्स पॉल्सी इन्वॉल्व्स पैरालिसिस ऑफ हिच क्रेनियल नर्व। कौन सी क्रेनियल नर्व होती है जो कि फ्रेंड्स बेल्स पॉल्सी में कपाल की कौन सी नस होती है जो पश्चाघात से प्रभावित होती है। तो यहाँ पे यहाँ पे फ्रेंड्स CN 17 होगा, 7 होगा। ठीक है, 7वीं फेशियल नर्व होती है ये, 7वीं। ठीक है, 7वीं जो फ्रेंड्स क्रेनियल नर्व है ये 7वीं क्रेनियल नर्व होती है। ठीक है, CN 7। एक्सप्लेनेशन को आप लोग देख लें फ्रेंड्स कि बेल्स पॉल्सी एक त्वरित और एक तरफा चेहरे अर्थात फेशियल पैरालिसिस लकवे की स्थिति होती है, जिसमें 7वीं कपाल नस जैसे फेशियल नर्व प्रभावित होती है, जिससे चेहरा झुक जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 14 को। ये क्वेश्चन आपने कई बार पढ़े होंगे क्योंकि मैंने सभी क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ा दिया है कि विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय मून फेस एंड बफेलो बम्प। किस स्थिति में चंद्रमुख और भैंस की कुबड़ जैसे लक्षण देखे जाते हैं। फ्रेंड्स बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। आपने कई बार पढ़े होंगे और मैंने पढ़ाया भी है, सभी क्वेश्चन सिंपल हैं, रिपीटेड हैं। विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय मून फेस एंड बफेलो हम्प। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है, ऑप्शन बी राइट है, कुशिंग सिंड्रोम। एक्सप्लेनेशन को आप लोग देख लें कि कुशिंग सिंड्रोम में कॉर्टिसोल का अत्यधिक स्तर होता है। जो कुशिंग सिंड्रोम है इसमें कॉर्टिसोल का अधिक स्तर होता है, जिससे मून फेस फूला हुआ चेहरा। ठीक है, मून फेस मतलब फूला हुआ चेहरा। बफेलो हम्प का मतलब है गर्दन के पीछे चर्बी का जमा हो जाना और वजन बढ़ना जैसे लक्षण प्रकट होने लगते हैं। इसी को कुशिंग सिंड्रोम कहा जाता है। कुशिंग सिंड्रोम के कारण ही ऐसा होता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये कॉर्टिसोल का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मून फेस हो जाता है, फूला हुआ चेहरा दिखाई देता है। बफेलो हम्प गर्दन के पीछे चर्बी जम जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है, जिसकी वजह से वजन बढ़ता है। ये सारे लक्षण प्रकट होते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ें क्वेश्चन नंबर 15 को और आंसर दें फ्रेंड्स कि आ पेशेंट विद हेड इंजरी डेवलप्स क्लियर नेजल डिस्चार्ज, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। सिर की चोट के बाद रोगी की नाक से साफ स्राव हो रहा है, अगला कदम क्या होगा। सिर में अगर चोट लगी है, सिर में चोट लगने के बाद में रोगी की नाक से मतलब कि क्लियर सिक्रेशन हो रहा है, साफ स्राव हो रहा है, तो आप अगला कदम क्या होगा फ्रेंड्स। सक्शन द नोज, द टेस्ट फॉर ग्लूकोज ऑफ CSF, एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स या फिर एलिवेट द फूट एंड एंड। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, टेस्ट फॉर ग्लूकोज और CSF। ठीक है, ग्लूकोज का आप टेस्ट करेंगे कि ग्लूकोज की जाँच करेंगे और CSF की भी जाँच करेंगे, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की भी जाँच करेंगे, CSF की। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि साफ स्राव मतलब कि CSF हो सकता है।
अगर यदि नाक से फ्रेंड्स साफ स्राव हो रहा है तो ये CSF हो सकता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो सकता है, जो सिर की गंभीर चोट का संकेत देता है, जिसे टेक्स्टोटिक्स या फिर हेलो टेस्ट के द्वारा जांचा जाता है। फ्रेंड्स कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप लोग क्लास लेना चाहे फ्रेंड्स PDF परचेज करना चाहते हैं तो भी हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, चाहे आप क्लास लेना हो या फिर आपको PDF परचेज करना हो, आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। हमारी जो PDF है फ्रेंड्स 199 में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स 450 प्लस PDF होंगी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी विद एक्सप्लेनेशन के साथ में। और यदि आप क्लास लेना चाहते हैं तो भी आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 नंबर क्वेश्चन है, द एंटीडोट फॉर हेपेरिन इज। हेपेरिन का प्रतिशोधक क्या है? एंटीडोट क्या होता है? विटामिन के, पोटेशियम सल्फेट, एट्रोपिन या फिर नैलोक्सोन? बताएं फ्रेंड्स, हेपेरिन का एंटीडोट, हेपेरिन का एंटीडोट क्या होता है? फ्रेंड्स जल्दी से आंसर दें, आप लोग गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। हेपेरिन का एंटीडोट पूछा गया है तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, यहाँ पे प्रोटामीन सल्फेट, पहले मैंने यहाँ पे पोटेशियम बोल दिया था ना, ये प्रोटामीन सल्फेट होगा। ठीक है, हेपेरिन का एंटीडोट है ये। प्रोटामीन सल्फेट एक दवा है जो कि हेपेरिन के प्रभाव को निष्क्रिय करती है और अधिक रक्तस्राव की स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है, जब बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करती है, हेपेरिन क्या करते हैं, खून को पतला कर देती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस वजह से प्रोटामीन सल्फेट एक दवा है जो कि इसके प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए उपयोग की जाती है। चलिए फ्रेंड्स, 17 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ें और आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 17, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाई वैक्सीन्स? टीकों के द्वारा कौन सी प्रकार की रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलती है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि टीकों के द्वारा कौन से प्रकार की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो आपसे मिलती है। तो आप लोग आंसर दें फ्रेंड्स, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी होगी, सक्रिय कृत्रिम प्रतिरक्षा। एक्सप्लेन को आप लोग देख लें कि वैक्सीन्स शरीर में रोगजनक का प्रतिरूप डालकर शरीर को एंटीबॉडी उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी प्राप्त होती है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 18 को, बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। आप लोग अच्छे से पढ़ लें कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन इन्फेंट? शिशुओं में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का सबसे सामान्य स्थान कौन सा है? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन इन्फेंट? शिशुओं में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का सबसे सामान्य स्थान पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई बार आपने पढ़ा होगा इसे, सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स वेस्टस लेटरलिस होगा। ठीक है, जांग का भाग होता है। ठीक है, वेस्टस लेटरलिस, मिड थाई, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। एक्सप्लेनेशन को देख लें कि शिशुओं में वेस्टस लेटरलिस जांग की बाहरी मांसपेशी सबसे सुरक्षित और सामान्य इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन साइट मानी जाती है, क्योंकि यह क्षेत्र मोटा और तंत्रिकाओं से दूर होता है। ठीक है, इसमें तंत्रिकाओं से बहुत ज़्यादा दूर होता है, इसमें तंत्रिकाएं नहीं पाई जाती, मतलब कि बहुत रेयर केस में। फ्रेंड्स जो आप ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो IM इंजेक्शन है ये 3 साल के बच्चों को नहीं दिया जाता है। 3 साल के बच्चों को फ्रेंड्स कमर में इस वजह से नहीं दिया जाता है, मैं फ्रेंड्स कमर की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि IM इंजेक्शन नहीं दिया जाता है। ठीक है, IM इंजेक्शन तो बच्चों को दिया जाता है, बट फ्रेंड्स कमर पे नहीं दिया जाता है 3 साल की उम्र तक। 3 साल की उम्र तक कूल्हे पे इंजेक्शन नहीं दिया जाता है। इसका ना देने का कारण तो आप लोगों को पता होगा, मैंने कई बार बताया है कि फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होती है कि सियाटिक नर्व होती है और सियाटिक नर्व डैमेज होने का खतरा ज़्यादा होता है। इस वजह से IM इंजेक्शन कमर पर नहीं दिया जाता है, ये वेस्टस लेटरलिस पर दिया जाता है, मतलब जांघ की बाहरी मांसपेशी पर दिया जाता है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था 18 नंबर। ठीक है, 18 नंबर जो क्वेश्चन था ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। फ्रेंड्स कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 79 85 47 30 42। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स यदि आप PDF परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स 199 में, मतलब 199 रुपये में हम आपको
450 प्लस PDF प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। ठीक है, आप किसी भी राज्य से हों, ARM की यदि तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगी। PDF ये हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।